हाँ भाई बच्चों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। देखो, आज एचपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें जो टीचर्स की वैकेंसी एचपीएससी ने निकाली थी उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, क्या सर दोबारा से वैकेंसी निकलेंगी, हम भी अप्लाई कर सकते हैं क्या जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जो पुराने एचटेट वाले हैं उनका क्या होगा। देखो, अभी इस सर्कुलर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इस सर्कुलर में केवल यही लिखा हुआ, केवल एग्जाम पैटर्न चेंज होने का। पिछली बार भी जो सर्कुलर आया था उसमें कहा गया था कि अभी जो एग्जाम है एग्जाम डिले कर दिया जा रहा है, तो उसमें भी केवल यही बताया गया था कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। वैकेंसी खत्म करने की कोई बात नहीं थी या दोबारा निकालने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, केवल ये बताया गया है, पहले जैसे बात हुई थी कि एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा, तो अब वो रिटन एग्जाम जो है, जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले एक प्री एग्जाम होगा, फिर आपके पास प्री क्वालिफाइंग होगा, उसमें मिनिमम 25% आपको मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वहां पर मेंस होगा, मतलब टायर 2 होगा जिसमें सब्जेक्टिव टाइप का होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। तो सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के मार्क्स ही आपके जुड़ेंगे फाइनल मेरिट के लिए यहाँ पर। तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो सिलेबस पहले था उसी को रेफर करके आपको तैयारी करनी है। थोड़ी सी क्या क्या चेंजेस हैं यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। देखो, ये जो अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट में लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की ग्रुप बी की वैकेंसी थी, वेरियस सब्जेक्ट थी, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं। इन 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है क्वालिफाइंग होगा, 100 नंबर्स का होगा, इसमें एमसीक्यू बेस होगा। जो हमारा टायर 1 होने वाला है, मतलब टायर 1 जो है वो 100 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। ठीक है, और 100 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसमें, कैसे होगा, वो किस पैटर्न पे होगा, वो तो पता ही चल गया आपको कि पैटर्न हमारे पास रहने वाला है एमसीक्यू। कितने टाइम का होगा, किस तरीके से होगा, वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। ठीक है, इसने कहा है कि जो क्वेश्चंस होंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके आएंगे, वो जो सिलेबस पहले डिसाइड किया गया था, पहले जो सिलेबस भेजा हुआ उसी सिलेबस के होंगे। सिलेबस कोई अलग से चेंज नहीं हुआ है, वो पहले से ही कमीशन की वेबसाइट पे है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द टॉपिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पहले भी दी हुई थी वो थी। अब इसमें पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी डाले हुए। ये लिख तो इतना सारा दिया, बच्चे ये सोचेंगे इतना सारा सिलेबस पढ़ा दिया, लेकिन ये कोई ज्यादा नहीं लिखा। ये सिंपल सा रीजनिंग एक वर्ड इसके लिए हम यूज कर सकते थे। जो हम यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि लॉजिकल से, इस पॉइंट से बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेंसी न्यूमेरेंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन है, क्वेश्चन रिलेटेड, यहाँ तक की बात है, ये सारी की सारी रीजनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी पहले भी थी। ठीक है, और ये भी है हमारे पास क्वेश्चंस टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये हमारे पास सिलेबस होना, इनसे रिलेटेड मेरे हिसाब से इसमें लगभग 60 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, 50 से 60 सब्जेक्ट क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चन जो है आपके जीएस से रिलेटेड होंगे, मतलब हरियाणा की जीके होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और रीजनिंग और साइकोलॉजी है आपके पास। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे।
अब इस वाले में क्या करना, टोटल मार्क्स 100 होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। तो जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है आपको सोल्व करने का एनफ टाइम मिल जाए। ठीक है, तो 2 घंटे का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा यहाँ पर। ऑल क्वेश्चन इक्वल कैरी मार्क्स, यानी 1 नंबर का एक होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पेपर में एक चीज चेंजेस की है। जैसे पेपर क्या होता था, एमसीक्यू टाइप में 4 ऑप्शन होते थे, लेकिन यहाँ पर इस बार इन्होंने 4 की जगह 5 ऑप्शन कर दिए। ठीक है, 4 की जगह 5 ऑप्शन आएंगे आपके पेपर में। इसको ध्यान से समझना, जब आप पेपर करने जाएंगे तो क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखा ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। तो 5 ऑप्शंस की बात करी जा रही है। एंड फिफ्थ ऑप्शन विल बी मेड फॉर सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन, यानी अनअटेम्प्टेड। तो वो 5वां ऑप्शन रहेगा अनअटेम्प्टेड का। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में क्या करना, अनअटेम्प्टेड। तो मतलब क्या है, आप ऐसे समझो जैसे मान लिया आपको एक पाइथन का क्वेश्चन दे दिया कि 2 इंटू 3 ये लिख दिया, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपको लिख दिया। यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी और ई, ऐसे होंगे। तो ऑप्शन में दे दिया कि भाई यहाँ पे 6 आएगा, सिंगल कोट में 6 आएगा, या 8 आएगा, या सिंगल कोट में 8 आएगा। ठीक है, या हम 8 की जगह यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि ये हमारे पास ऐसे ले लेते हैं ऑप्शन, कि यहाँ पे हमने लिख दिया 6 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया 9, यहाँ पे लिख दिया सिंगल कोट में हमने 6 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया अनअटेम्प्टेड या नन ऑफ दीज, तो हमारे पास वो उसमें रह जाएगा। ये वाला जो है अनअटेम्प्टेड पे। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो आप इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, ठीक है, तो आप इस वाले ऑप्शन को करेंगे। इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन लीव कर दिया। लीव करने पे भी आपको बताना पड़ेगा। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अगले जो लिखा हुआ है एफ और जी, अगर आप उस एफ और जी वाले पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाला पॉइंट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसने कहा कि 1/4 की यानी 0.25 की इस बार नेगेटिव मार्किंग होनी। नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा की हुई है, अब वो कम कर दी गई है, 0.25 कर दी गई। ठीक है, कि जो नेगेटिव मार्किंग भी कम कर दी और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो 50% की बात हो रही थी वो भी कम कर दिया। अब यहाँ पे देखो जी वाले पॉइंट पे, इन केस ऑफ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन, यानी उसने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसमें से कोई सा भी ऑप्शन उसने सेलेक्ट नहीं किया, या नो डार्कन द फिफ्थ ऑप्शन या बबल। ठीक है, उसने फिफ्थ वाला बबल जो है फिल ही नहीं किया है उसने, तो दी 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। ठीक है, यानी अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना भी है तो ई वाला लगाओ, नहीं तो आपका वो नेगेटिव कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 1/नेगेटिव में चला जाएगा 1/4 के। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो करना है। बबल मतलब हर क्वेश्चन का आपको बबल भरना ही भरना है। अगर नहीं भी भरोगे तो कटेगा आपके पास। अगर आप अनअटेम्प्टेड कर दोगे तो आपका नेगेटिव नहीं कटेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है नेगेटिव में नहीं जाएगा कि आपको नहीं आता इनमें से कोई, आपने अनअटेम्प्टेड कर दिया तो उसका नेगेटिव नहीं कटेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं किया तो नेगेटिव कटेगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएगा। किसका, हिस्ट्री का, पोल साइंस का, कॉमर्स का। केवल ये 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पोल साइंस और कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट ही ऐसे जिसका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। बाकी जो 7 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सबका पेपर केवल और केवल इंग्लिश में होगा। हर क्वेश्चन, चाहे वो साइकोलॉजी के हों, चाहे वो पैडागोजी के हों, रीजनिंग के हों, मैथ्स के हों, जीएस के हों, किसी के भी हों, सब्जेक्ट के हों, सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे। ओनली इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी का कोई वो नहीं होगा।
कैंडिडेट को मिनिमम 25% मार्क्स लेके आने होंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होगा तो कम से कम आपके 25 मार्क्स उसमें आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। कैंडिडेट 4 टाइम्स फॉर द नंबर ऑफ एडवर्टाइज। अब देखो 25% क्वालिफाइंग है, लेकिन जैसे मान लिया किसी सब्जेक्ट में 1000 पोस्ट है, तो उसमें से अगर 25% बच्चों को, वो 25% मार्क्स बच्चों ने मान लिया 8000 बच्चों के 25% मार्क्स आए हैं, 25% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, 25% और मोर, 8000 बच्चों के, लेकिन वो 4 गुना बच्चों को यानी 4000 को ही बुलाएंगे। तो जो इन 8000 में से टॉप के 4000 होंगे उनको ही नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेज के लिए। तो सबसे पहला काम आपको ये प्री वाला जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसको पास करना होगा। 25% मिनिमम मार्क्स हैं और उनमें भी आपको टॉप में आना है। मतलब टॉप में मतलब क्या है, टॉप जितने भी आपकी वैकेंसी है उसकी 4 गुने बुलाए जाएंगे, उनमें आना है। लेकिन इसके मार्क्स जो है फिर आगे नहीं जोड़ेंगे, चाहे आप इसमें से 4000वें नंबर पे ही हो चाहे पहले नंबर पे हो, बात बराबर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आगे क्या कहा है इस अनाउंसमेंट में। इस अनाउंसमेंट में आगे देखते हैं हम, यहाँ पर कहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, यही कहा गया है के वाले पॉइंट में कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट में फर्स्ट स्टेज में जो मार्क्स होंगे वो उसके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, विल नॉट बी काउंटेड। अब सेकंड स्टेज होगा, सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा वो केवल और केवल सब्जेक्ट से होगा आपके, उसमें रीजनिंग, साइकोलॉजी, जनरल अवेयरनेस ये कुछ नहीं आएंगी उस पेपर के अंदर, ओनली और ओनली आपका सब्जेक्ट आने वाला है। ये पेपर 3 घंटे का होगा और सब्जेक्ट का सिलेबस वही है जो पहले वेबसाइट पे दिया हुआ है, यानी जो स्क्रीनिंग का होगा फर्स्ट टायर का वही सिलेबस सेकंड टायर में होगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा, पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में केवल हिस्ट्री, पोल साइंस और कॉमर्स के लिए होगा, बाकी सबको इंग्लिश में ही आंसर करने, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या कहा, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू या वाइवा टेस्ट फॉर अनलेस ही सी सिक्योर मिनिमम 35% ऑफ मार्क्स। तो इसमें कम से कम आपको 35% मार्क्स लेके आने होंगे। ठीक है, कम से कम 35% मार्क्स आपको लेके आने होंगे, तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, और इंटरव्यू की कॉल भी 2 टाइम्स के लिए ही आएगी। उसमें मिनिमम क्राइटेरिया पास होने का 35% है। जैसे आपको बताया था, अगर 1000 पोस्ट है तो टायर 1 से जो पास होंगे 4000 बुलाए जाएंगे, टायर 2 में जो पास होंगे इंटरव्यू में वो 2000 बुलाए, तो इंटरव्यू में 1/2 का रेशो रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम जो है इनके 25% क्वालिफाइंग है, और यहाँ पर जो है जाने के लिए आपको सेकंड टायर में 35% मिनिमम लाना होगा, और 35% अगर 2000 से ज्यादा बच्चों के हैं तो टॉप के 2000 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम बताया गया है जो भी कैटेगरी वाइज है। और जो आपका फिर ये जो मार्क्स होंगे आपके, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और जो हमारे पास ये है सेकंड टायर, इनका अगर वेटेज कर दिया जाए कितने कितने वेटेज के होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है थर्ड स्टेज जो है इंटरव्यू की होगी। इंटरव्यू का वेटेज 12.5% और 87.5%, 87.5% जो है रिटन टेस्ट का आपका जो टायर 2 वाला होना सेकंड स्टेज का, उसका वेटेज होगा, और इन दोनों की कंबाइन फिर एक मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पर बच्चों की बहुत सारे परेशानी आया, क्या आ गया, ये सब्जेक्टिव टाइप आ गया, सब्जेक्टिव होगा कैसे करेंगे। देखो इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है सब्जेक्टिव होने के।
सब्जेक्टिव पेपर यूपीएससी भी लेती है, सेकंड टाइम मेंस होता है यूपीएससी का। ठीक है, अब पहले तो आप अपने माइंड में फोकस रखो एमसीक्यू वाले का, फर्स्ट आएगा वो हमें क्लियर करना, उसमें हमें टॉप में रहना है। ठीक है, वो सबसे पहले अपना फोकस रखो, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। ठीक है, आपने वो करा, उसका रिजल्ट आने में भी कुछ टाइम मिलेगा, लगेगा। रिजल्ट ये तो है नहीं एचपीएससी इतने दिन से वैकेंसी निकल रही कि रिजल्ट भी है, इसने बबल वगैरह भरने की बात करी गई है, तो मे भी पेपर किस तरह का होगा, मतलब ऑफलाइन ही हो सकता है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आने में भी कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि की वगैरह भी निकलेंगी, ऑब्जेक्शन भी होगा, 1 महीना रिजल्ट में। और फिर उसके बाद आपका 15-20 दिन 1 महीने के बीच में मेंस के डेट आ सकती है, अगर बहुत फास्ट पे चला। ठीक है, तो टायर 1 जो है, टायर 1 से टायर 2 के बीच में आपको मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग आपको 2 महीने के करीब, 2 मंथ्स के करीब का टाइम मिलेगा। तो आपको ये 2 मंथ्स में आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। और सब्जेक्टिव से क्या डरना, हम बचपन से लेके आपने कॉलेज करे, स्कूल करे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां भी आप पढ़े, सब सब्जेक्टिव पेपर दिया आपने, क्यों डर रहे सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट की बस तैयारी करनी है, आपके माइंड में बैठा हुआ है कि कंपटीशन में ये होता है भाई, इनमें फर्क क्या है, नुकसान क्या है, देखो आप कर दोगे सब्जेक्टिव में कि आया तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे आप करते आ रहे हो चीजों को। ठीक है, बचपन से करते आ रहे सब्जेक्टिव। लेकिन क्या होता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो आपने एक तरह से, ऑब्जेक्टिव सभी बच्चों का एक जैसा आंसर होता है, और वहां पर आप अपने आंसर को चैलेंज भी कर सकते हो, तो बिल्कुल क्लियरिटी रहती है सिलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन सब्जेक्टिव में जो है थोड़ी क्लियरिटी कम हो जाती है, किसी बच्चे को ज्यादा मार्क्स, किसी को कम। ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका सबका अपना अपना होता है। 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक हमारे पास सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो है, हमें एक तरह से रहना पड़ता है, जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स है, सभी को उसी पे, मतलब वो कॉन्सेप्ट बेस हो रही है। यहाँ पे आपको मेमोरी बेस भी होना, आपका रिटिन के स्किल भी देखे जाएंगे, आपका इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश की ग्रामर भी देखी जाएगी, सारी चीजें होंगी। कंप्यूटर और मैथ वालों के लिए तब भी थोड़ी इतनी इंग्लिश वगैरह ग्रामर की इतनी वो नहीं, कॉन्सेप्ट है आपको सोल्व करने पड़ेंगे वहां पे। लेकिन जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स भी लिखने पड़ेंगे, तो लिखने का तरीका, राइटिंग वाइटिंग, सारी चीजें मैटर करती हैं। और मैटर करने में फिर वही है कि कौन किस तरह की कॉपी चेक कर रहा, कैसी मार्किंग हो रही है, वहां पर 100% जो है, ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रल जो हुआ है सभी के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहां पर रह सकता है आपका इंटरव्यू, और केवल उसी के मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं चीजें। तो लेकिन आपको तैयारी करनी है, उसकी तैयारी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर जो है आपको लिख लिख के ट्राई करने, देखने और चेक कराने हैं। ठीक है, दूसरे बच्चों से ग्रुप में आपको ग्रुप स्टडी बहुत करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, इसके लिए सब्जेक्टिव, लेकिन आपको टाइम मिलेगा, आप 2 महीने के टाइम में अच्छे से ग्रुप स्टडी करेंगे। अगर आपने प्री निकाल दिया तो चांसेस है कि आप टॉप में आ गए, मतलब 1/4 के रेशो में आ गए। तो आप 1/4 के रेशो में जब आ जाएंगे तो आपको पता है कि अब मैं कर सकता हूँ, 2 महीने दबा के मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आपके सिलेक्शन के वो बढ़ जाएंगे चांसेस, आपको 2 महीने दबा के मेहनत करनी हो, वहां पे ग्रुप स्टडी बहुत मैटर करेगी आपकी। आप रिटर्न करके लिखे, एक बच्चे ने लिखा वो दूसरे को दिखा रहा है, ठीक है, चेक करा रहा है, दूसरा पहले का चेक कर रहा है, इस तरह से ग्रुप में करके। ठीक है, तो टीचर से भी आप चेक कराएंगे, वहां पे देखेंगे कि हमने लिखा, उनको चेक करो, बताइए किस तरीके से कितने मार्क्स आप दे सकते हो। और आप सब टीचर हो ही, पढ़ाई रहे हो, तो आप बच्चों के चेक करते हो, तो आपको पता है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस जो है 11th-12th का, हमारी वॉल्यूम 3 बुक ऑलमोस्ट हमने उसमें जो वो केवीएस का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो रेडी कर दिया, उसमें सब्जेक्टिव ही है, तो आपको क्या लिखना, कैसे लिखना, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वॉल्यूम 3 वाली बुक है जो, वहां से भी आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन उसमें अभी नोट्स जो हैं केवल उसी के हैं जो केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो उसी के नोट्स हैं उस तरीके से। लेकिन आपको तरीका मिल जाएगा, आपसे पहले प्री पे फोकस करो, फिर आप बुक्स ले लेना,
ठीक है, टेक्स्ट बुक होती है, जैसे आपको बताया प्रीति अरोरा या सुमिता अरोरा की बुक है, तो उससे आपका बहुत सारा सिलेबस 50% से ज्यादा वो सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के हम आपको प्रोवाइड कराए देंगे, नोट्स भी उसके भी कराए रहेंगे, ऑनलाइन करा देंगे पीडीएफ वगैरह, उनसे आपकी हो जाएगी। और टेस्ट लेते रहेंगे उस तरह से ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट पे डेस्क्रिप्टिव टाइप का भी ऑप्शन है, वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो बाद की बात है, लेकिन पहले अपना फोकस रखेंगे। प्रीमियम जैसा है आपके अकेले के लिए नहीं है, सभी के लिए है। लेकिन हाँ ये है थोड़ी बहुत यहाँ पे, जैसे हरियाणा में पेपर आउट हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हो जाती है, तो उसके चांसेस इस तरह के पैटर्न में बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से हमें पूरी मेहनत करनी है, कि जब हम मेहनत करेंगे पूरी, तो हम जो है हमें पीछे तो धकेला नहीं जा सकता। ठीक है, हम ज्यादा मेहनत कर देंगे तो पीछे वालों को आगे धकेल रहे हैं, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन हम इतनी मेहनत करेंगे, इतने आगे रहें। ठीक है, अपनी मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे। पहले तो आपको क्वालिफाइंग करने का ही वो है, उसके बाद आपको पूरी मेहनत सब्जेक्टिव टाइप पे लगा देंगे। तो सभी के लिए भाई जैसा है वो है ही। ठीक है, मेहनत करनी हम तैयार है, हर तरह की कंडीशंस के लिए, हर तरह के मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। क्या है वो, सब्जेक्टिव पढ़ते आ रहे बचपन से, सब्जेक्टिव ही लिखते आ रहे। सब्जेक्टिव में पेपर कैसे करना पड़ेगा, अब देखो पहले जो है बेटा, पहले भी होते थे यूजीसी नेट के, आईआईटी जैम के, इनके पेपर सब्जेक्टिव भी होते थे। उनमें क्या होता था, जैसे बच्चों के होते हैं ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना पेपर में कितना लिखना है, ये बच्चे पूछते रहते हैं कि कितना लिखना पड़ेगा हमें, कैसा। तो उनमें क्या होता था कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर लिख दिया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और आपसे कहा गया कि भाई आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, कि हमारे पास मॉडल पूछ लिया आपसे कोई भी, या एल्गोरिथम्स के बारे में पूछ लिया कि एल्गोरिथम्स क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास वहां पे ऐसे लाइनें बनी होती पेपर में। ठीक है, तो अगर मान लिया 5 लाइन बनी हुई, तो आपको 5 लाइन में ही एक्सप्लेन करना। आपको राइटिंग स्किल्स पे अपने ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, तो आपके पास अगर 5 लाइन है, 5 उसमें स्पेस दिया रहता था, क्वेश्चंस के बाद इतने स्पेस नहीं करना, बाकी इसमें जैसा भी होगा वो आगे डिपार्टमेंट कमीशन जो है देगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते रहेंगे, कराते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ